हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि यदि अपराध घटित होता है तो वहाँ की जब्ती कैसे बनाओगे, और जब्ती यानी सीजर मेमो। उसके बाद जब सीजर मेमो बन जाएगा तो उसका पंचनामा कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये आप देख ही चुके हैं, यदि अपराध होता है तो ये दो तरीके इतनी चीजें होती हैं। जब्तीनामा बनता है, पंचनामा, नजीर नक्शा, पीओआर फटेगा, और व्यक्ति से पूछताछ, गिरफ्तार करोगे। ठीक है, तो उसी से संबंध में है कि यदि आपने अपराधी से कोई चीज जब्त की है तो अब आगे उसमें क्या कार्रवाई करोगे। अब यदि आपने जब्त की है तो वो क्या होगी? अवैध वनोपज होगी। ठीक है, अवैध वनोपज यानी समस्त वन अपराध केस का दारोमदार जब्ती की कार्रवाई में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने उससे क्या जब्त किया है, ठीक है, क्या जब्त किया है उस पे निर्भर करेगा। क्या जब्त किया है और उसको किस प्रकार से आपने उसका लेखा जोखा किया है, उससे निर्भर करेगा कि उसको अपराध कैसे मिले, अपराधी को सजा कैसे मिलेगी। ठीक है, जब्ती की कार्रवाई में की गई चूक पूरे प्रकरण को कमजोर कर बना देगी। अतः जब्ती की कार्रवाई अत्यंत बारीकी से की जानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो भी आपको लग रहा है कि चीज अपराध में शामिल है, ठीक है, ये कोई वस्तु हो सकती है, और या जो भी आपको लग रहा है बनोपज जो अपराधी के पास है, इसको आपको जब्त करके पूरा लिखित रूप में रखना है। उसी के आधार पे आप उसको सजा दिला पाओगे। लेकिन आपके पास पर्याप्त गवाह भी होने चाहिए। ये नहीं कि आप कल को कोई कह दे कि आपने सब अकेले में अपने मन से मनगढ़ंत बनाए। नहीं, यदि आपने जब्त किया है तो जब्तीनामा बनाओ, उसका जब्तीनामा का भी पंचनामा बनाओ, गवाहों के साइन कराओ, ताकि आगे चल को वो बोल सके कि हाँ, ये सारा सामान इसी व्यक्ति से जब्त किया गया है। ठीक है, वन उपज की परिधि में कई प्रकार की सामग्री आती है, इस कारण इनकी जब्ती की प्रक्रिया में भी तदनुसार सावधानी जरूरी। अब हर चीज की जब्ती अलग होती है। अब आपने यदि लकड़ी जब्त की तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, गुलाई, उसका घन मीटर, उसमें कितने नग। यदि कोई जानवर है तो जानवर के अवशेष, कौन कौन से अवशेष है, जानवर की उम्र क्या है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है, और किस अवस्था में है, कौन कौन से अंग है, कौन से अंग निकाल लिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि जो चीज आप जब्त कर रहे हो उसकी सारी डिटेल होनी चाहिए। इसका हम एक अलग लेसन बना लेंगे कि किस सामग्री में क्या क्या चीजें दिखाते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो भी आप जब्त कर रहे हो वनोपज, उसकी भी सारे डायमेंशन आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि जब्त शुदा माल का पूरा विवरण कैसे। देखो, ये तीन प्रकार का माल हो सकता है जो भी आप वहां से जब्ती करोगे अपराधी के यहाँ से। ये वनोपज हो सकता है। वनोपज में क्या है, जैसे लकड़ी हो सकती है, ठीक है, तेंदुपत्ता हो सकता है, और भी अन्य जो भी जिस जगह अलग अलग तरीके की चीजें होती होंगी होगा। वन अपराध को करने और अवैध वनोपज को परिवहन करने या छिपाने में ली गई सामग्री। कहने का मतलब अब ये जो लकड़ी है, तेंदुपत्ता है, ये कहाँ रखे थे, किस चीज में छिपाए था, या ठीक है, वो सारी चीजें हो सकती हैं जहाँ रखे हो। लकड़ी होगा तो काटने वाला हथियार हो सकता है, या उसको परिवहन करने वाला वाहन हो सकता है। ठीक है, यानी कुल मिला के ये जो लकड़ी है या तेंदुपत्ता है, कहाँ से लाया, किस चीज में लाया, कहाँ छिपा के रखे, वो भी सारी चीजें आपको जब्त करना पड़ेगा। तीसरा है वन अपराध में उपयोग, वन अपराध करने में उपयोग जो उसने कई बार क्या होता है, फर्जी परिवहन जो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो ओरिजिनल तो डॉक्यूमेंट उनके पास होते नहीं, फर्जी डॉक्यूमेंट होते हैं, तो उनको भी आपको जब्त करना है। यानी कि जिनके आधार पे ये फर्जी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा रहे हैं, उन कागजों को भी आपको जब्त करना है। तो जब्ती में क्या होगा, या तो अवैध वन उपज होगी, या उस अवैध वन उपज को छिपाने के लिए उपयोग किए गई चीजें होंगी, और तीसरा होगा जो परिवहन के लिए फर्जी दस्तावेज उपयोग किए वो हो गए। तो इन सबको ऐसा नहीं कि आपने अवैध वनोपज जब्त कर लिया बाकी चीजें छोड़ दो, नहीं, सारी चीजें कि इससे जैसे दस्तावेज इसने जब्त करोगे तो पता चलेगा कहाँ से बनवाए, कहाँ बनवाए ये दस्तावेज, किसके दस्तखत हैं, किसने दिए। हो सकता है इस तरह के और भी जारी होते हो कहीं और से फर्जी रूप से, तो उन सब की जानकारी तभी पता चलेगी जब आप इनको जब्त करोगे। तो सारी चीजें आपको यहाँ से जब्त करना है। अब जब्तीनामा कैसे बनाओगे, एक ही टेबल में आपको एक मॉडल के रूप में दिखा सकता हूँ कि इस तरह से कुछ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे चीजों की जब्ती बनाए।
तो ठीक है, ये ऊपर जानकारी हो गई, परिच्छेद हो गया, सर्किल हो गया, ठीक है। सीजर मेमो वन मंडल, कुछ कौन सा अपराध है, कौन सी धारा है, वो लिख के फिर आपने यहाँ पे चीजें की, ठीक है। जब्ती का समय कितने समय है, स्थान जब्ती का क्या है, ठीक है, समय, स्थान, जो जब्त किया है उसका विवरण, ठीक है। जब्त शुदा सामग्री का मूल्य, जैसे लकड़ी है, लंबाई, चौड़ाई, गुलाई, नग, टोटल घन मीटर, उसके बाद कितनी कीमत निकली वो लिखोगे। उस व्यक्ति का नाम जिससे आपने संपत्ति को जब्त किया है, वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, चार भी, तो आपको लाइन से ऐसे नीचे को लिखते चले जाना है। गवाहों जिनके सामने आपने जब्त किया है उनका नाम पता होना चाहिए। संपत्ति में आपको हैमर लगाना है तो हैमर चिन्ह लगाना चाहिए। आरोपी के हस्ताक्षर, जिससे आपने जब्त किया उसके हस्ताक्षर करवाओ। गवाह के हस्ताक्षर, और यदि आप कोई टिप देना चाहे तो टिप। तो एक तरह से एक एक फॉर्मेट हो गया, टेबल हो गया कि क्या जब्त किया है, किससे जब्त किया है, दिनांक, गवाह, ये सारी चीजें और उसकी कीमत, ये आपने जब्त कर लिया, ठीक है। अब यदि मैं थोड़ा सा इनकी डिटेल की बात करूं तो थोड़ा सा आपको मैं डिटेल भी दिखा देता हूं। जैसे पहला पॉइंट था दिनांक, तो दिनांक आप गए तो जब्ती जो प्रारंभ और समय, समस्त कार्रवाई पूर्ण होने का समय होता है इसमें। यानी आप गए, एक एक करके आपने लगभग 1 घंटा तक जब्ती की, तो जो जब्त करने के बाद फुर्सत हुई आप समय डालो कितने बजे जब्त हुआ। यदि प्रकरण में अलग अलग दिनांक को जब्ती की कार्रवाई की जाती है, अब जैसे कई बार हो सकता है कि आज आपने 5 घन मीटर लकड़ी जब्त की, अपराधियों को पकड़ा, पूछताछ किया, अगले दिन फिर आपको 10 घन मीटर मिल गई, तो वो एक जब्ती नहीं, वो दोनों अलग अलग बनाओ, क्योंकि हो सकता है समय भी अलग हो गया, दिनांक भी अलग हो गया, कई बार तो स्थान भी अलग हो सकता है, अपराधी भले वही रहे, लेकिन जब उसने आज बताया कि मैं इतनी यहाँ मिल गई, अगले दिन और उसने बताया कि दूसरी जगह भी इतनी छिपी हुई है, तो समय दिनांक बदल गया, तो उसकी अलग जब्ती बनाना है। अपराध घटने के दिनांक और जब्ती के दिनांक एक भी हो सकते हैं। जिस दिन अपराध कहीं घटित हुआ है, हो सकता है आपको उसी दिन पता चल गया और आपने सारा जब्त कर लिया। ये दोनों चीजें सेम हो भी सकती है, नहीं। यदि अपराध मान लीजिए 2 दिन पहले हुआ, पता आपको आज चला, आज आपने छापामारी की, आज जब्ती हो गई, तो दिनांक जब्ती का अपराध का सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो चीज आपको, जो पहला कॉलम था टेबल का, जब्ती का दिनांक, ठीक है, समय तो हो गया, जितने समय जब्त कर रहे हो, जब्ती का दिनांक हो गया, ठीक है। अब जब्ती का स्थान क्या है, सिंपल है। यदि आपके जंगल के किसी कंपार्टमेंट से बीट से हो रहा है तो आप उसमें कक्ष क्रमांक डाल दो, ठीक है। कोई नदी नाले के आसपास है, मैदान है, जो भी है, पगडंडी है, आप एक तरह से जो नजरी नक्शा होता है कि किस जगह पे आपने जब्त किया है, वो उसको जरूर डाल। और आजकल तो जीपीएस डिवाइस रहते हैं, तो आप जीपीएस की लोकेशन भी डाल सकते हैं। गांव में की जा रही जब्ती, यदि गांव में आपने जब्ती की है, जंगल में की है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। यदि गांव में की है तो किसका घर है, उसके आसपास कौन सा घर है, सड़क, मकान, ये सारी चीजें बताते हुए। नजरी नक्शा बनाओगे आप, नजरी नक्शा जरूर बनाना है कि इस जगह से हमने जब्ती किया है। और नजरी नक्शा कैसे बनाना है मैं इसके पहले लेसन में बता चुका हूँ, आप उसको देखिए। बनाने वाले का नाम, पद, हस्ताक्षर, ये सारी चीजें आनी चाहिए। जिसने भी जब्ती बनाई है उसका नाम क्या है, उसका पद क्या है, जरूर उसको उसमें उल्लेख करना चाहिए। जिससे जब्त किया है, जो व्यक्ति जब्ती अपराधी आप जिसे बना रहे हो, वो पूरा उसका नाम होना चाहिए, पिता का नाम, जाति, उम्र, गांव, पता, सब कुछ उसका ब्यौरा होना चाहिए। और यदि एक से अधिक व्यक्तियों से जब्ती की गई है तो उन सबका नाम पता पूरा होना चाहिए। नहीं कि 4 व्यक्तियों से आपने जब्त किया, एक का लिख लो, आप सोचो कि इनके नाम भर डाल लो पता चल जाएगा, नहीं, पूरा उसका नाम पता पूरा होना चाहिए उसमें। इसके बाद आप देखोगे कि यदि अपराधी रंगे हाथ पकड़ा, हाथों से नहीं, यदि अपराधी रंगे हाथों से नहीं पकड़ाया है, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अवैध वन उपज जिस व्यक्ति के कब्जे से ली गई है वह अपराधी हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपको पता चला आपने कहीं से कुछ जब्त किया, तो अभी आपने जब्त किया, आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, हो सकता है जो जब्त किया है उसको पता ही ना हो, जानबूझ के कोई वहां कुछ डाल आया हो। तो अभी आपने जब्त किया तो वो अपराधी 90% कई बार वही अपराधी होता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि वो अपराधी ना हो। तो ये जांच होने के बाद पता चलेगा कि जहां से आपने जब्त किया है कोई चीज, वनोपज या जो भी फर्जी चीज है, वो उस व्यक्ति ने खुद लाया है या धोखे से उसके वहां किसी ने डाली है, तो जांच का विषय है। जब्त शुदा माल का पूरा विवरण होना चाहिए। जैसे अवैध वनोपज है तो उसका पूरा विवरण होना चाहिए, ठीक है।
वन अपराध को करने में, जो वन अपराध किया है उसको करने में जिन सामग्री का उपयोग किया गया है, जैसे लकड़ी काटने में कुल्हाड़ी का उपयोग होता है, आरे का उपयोग होता है, चाक है, ठीक है, बोरी, अस्त्र शस्त्र, सर्च लाइट, रस्सी, बोरी, जो भी चीजें, एक तो वन उपज और दूसरा उस वन उपज को परिवहन करने में या लाने में या काटने में जो भी सामग्री उपयोग हुई है या शिकार करने में, उन सब सामग्रियों का भी आपको जब्त करना है। तो अवैध वन उपज और वन अपराध को करने में सामग्री जो उपयोग की गई है वो, और तीसरा है जो मैंने बताया था कि जो भी फर्जी दस्तावेज बनाए जाते हैं इन चीजों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने को, तो उनको भी आपको सारे कागज, वो फर्जी कागज जब्त करने हैं। जब्त करने वाले अधिकारी का नाम स्पष्ट होना चाहिए। जिस भी अधिकारी ने जब्त किया अपना नाम, पदनाम, हस्ताक्षर वो स्पष्ट रूप से पंचनामा में भी बताए कि किस व्यक्ति ने कौन सी चीज जब्त की है। अन्यथा क्या होगा, न्यायालय में यदि जब्त करने वाला कोई और है और जब्त किसी ए ने किया मान लीजिए, और न्यायालय में जब प्रस्तुत किया गया तो दिखा गया कि जब्त बी ने किया, तो बी को तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो जिसने जब्त किया है पंचनामा में उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि जब उससे न्यायालय में पूछा जाए तो वो सारे सवालों का जवाब बेहतर तरीके से दे पाए। तो जो जब्त करे उसका जब्ती पंचनामा में उल्लेख होना चाहिए कि ये सामान इस व्यक्ति के द्वारा इस जगह से जब्त और इस व्यक्ति से जब्त किया गया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी होती हैं, जो आपको ध्यान देना चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी चीजों से क्या होगा, प्रकरण आपका खारिज हो जाएगा। हैमर जरूर लगाना है। चिन्ह जो जब्त की गई संपत्ति में, हर बीट गार्ड को जैसे अपने यहाँ हैमर देते हैं, डिप्टी को हैमर, रेंजर को हैमर, तो जिसने भी जब्त किया है वो उसमें हैमर लगाए। हैमर कोई ऐसा नहीं है कि मन मर्जी का है, हैमर सरकारी संपत्ति होती है, हर हैमर का अपना नंबर होता है, तो हैमर स्पष्ट रूप से लगाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं कि आपके पास हैमर नहीं है तो कोई प्राइवेट या अन्य सील का निशान लगा देंगे तो वो सब अवैध हो जाएगा और वो मान्य नहीं होगा। जो भी आपने जब्ती की है उसमें आप अपना ओरिजिनल हैमर ही लगाएं। हैमर द्वारा लगाई गई सील का निशान स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। हैमर क्या होता है, शासकीय सील बोल सकते हैं, तो इसी का महत्व है। आप इसकी जगह कोई प्राइवेट नहीं लगा सकते, आप अपना हैमर लगाइए जो आपने जब्त किया है सामान उसमें, ठीक है। जिस व्यक्ति के पास से जब्त किया गया उसके हस्ताक्षर अंगूठा लेना जरूरी है। हाँ, जिसके वहां से आपने चीजें जब्त किया है, और अब मान लीजिए हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, यदि उसको हस्ताक्षर नहीं आता तो आप अंगूठे का निशान लो। लेकिन एक चीज और है, यदि बाएं हाथ का अंगूठा या दाएं हाथ का अंगूठा जो भी आप लगवा रहे हो उसको स्पष्ट उसमें उल्लेख करो कि इस व्यक्ति का बाएं हाथ का अंगूठा है या दाएं हाथ का अंगूठा। यदि जब्ती एक से अधिक व्यक्तियों से के पास से है तो सबके नाम, पता, हस्ताक्षर या अंगूठा लगाते हैं तो अंगूठा, और कौन सा अंगूठा लगाया है इसका स्पष्ट उल्लेख आपको करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो एक बार आप टेबल और देख लीजिए कि टेबल में क्या क्या चीजें आई थी, उसी के आधार पे आपको जब्ती बनानी है, ठीक है। और जब ये जब्ती बन जाएगी तो उसके बाद आपको क्या करना है, इस जब्ती के आधार पे, जो ये जब्ती आपने बनाई है, इस जब्ती के आधार पे आपको पंचनामा बनाना है, जिसको आप बोलोगे जब्ती का पंचनामा। कई बार क्या होता है, हम सब जब्ती करके ले आते हैं लेकिन पंचनामा बनाना बहुत जरूरी। पंचनामे में और छोटी छोटी चीजों का उल्लेख हो जाता है कि क्या जब्त किया, जब्त करते समय कोई समस्या तो नहीं हुई, कोई डराया धमकाया, लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, या जिससे जब्ती हुई उसने हस्ताक्षर करने के लिए मना तो नहीं किया, या जब्ती वाले ने और कोई किसी प्रकार की चीज है तो वहां घटना नहीं हुई, ठीक है। इन सब का उल्लेख आ जाता है आपका जब्ती के पंचनामा में। ये जो ऊपर है इनका तो उल्लेख, सामग्री का उल्लेख तो आ ही जाएगा, साथ में और भी जो घटना होती है उनका भी उसमें उल्लेख आता है, जो कि आपके प्रकरण को और मजबूत बनाएगा। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे कि जब्ती का पंचनामा कैसे बनाएं।